भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चलें, उससे पहले थोड़ा करंट अफेयर्स छूटा हुआ है तो उसका होमवर्क देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा डी ग्लोबलाइजेशन या रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, पहले भी बात की थी मैंने, घूम घूम के आता है, बार बार आता है। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन जैसा क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, खास करके 2020 से लेके 22 के बीच सबसे ज़्यादा हुआ। तो ऐसा क्या हो गया 2020 से 22 में कि दुनिया फिर से आत्मनिर्भरता की बात करने लगी, सभी देश आत्मनिर्भरता की बात करने लगे, सेल्फ रिलायंस की बात करने लगे। और ऐसा क्यों हुआ, इसके कारणों में जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, बहुत बड़ा चेंज है। तो आप देखेंगे कि दुनिया बहुत मुश्किल से खुली है, धीरे धीरे खुली है। हर कोई देश बंद था पहले, खास करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बंद हो गए थे ना, सब अपना अपना हो गए थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तो सब लोग ब्रिटेन की प्रजा थे और यूरोपियन साम्राज्य था पूरी दुनिया में, तो खुले हुए तो थे ही, यूरोप की ताकतों के माध्यम से जुड़े हुए थे सभी आपस में। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग जब आज़ाद हुए, सभी देश आज़ाद हुए, तो आज़ादी के बाद सबने अपना अपना व्यापार अपने देश तक सीमित रखा और सब एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते थे। कोई भी किसी के साथ खुला व्यापार, ओपन ट्रेड नहीं होता था। लेकिन ब्रेटन वुड्स आए और ब्रेटन वुड्स सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पूरा माहौल बनाया, वही गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपको बड़ा बताया था। और उसके बाद भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सुनते हो, खास करके एलपीजी 1991 में आर्थिक सुधार, लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ आर्थिक सुधार किए, दुनिया भर की कंपनियों को अलाउ किया कि हमारे यहाँ आइए व्यापार कीजिए, ये सब हुआ। तो 1991 के बाद एक तरह से सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है पूरी दुनिया का। और वो 1991 में जो चेंज हुआ और उसका जो फ़ायदा मिलना था, लोगों ने फ़ायदा उठाया ओपन ट्रेड का, करेंसी का, करेंसी एक्सचेंज का, WTO की शर्तों का फ़ायदा उठाना, व्यापार की शर्तों का फ़ायदा उठाना। और वो उठाते उठाते जो सबसे पीक पीरियड था उसका, वो था 2001 से लेकर 2008। ये 8 साल ऐसे थे जिसमें दुनिया बहुत तेज़ी से ओपन हो रही थी, ग्लोबलाइज हो रही थी और एक दूसरे का फ़ायदा भी उठा रहे थे। और इसी समय चाइना पर सबने दया की और उन्होंने को लगा कि ये जो एलपीजी है, ग्लोबलाइजेशन है, जब ओपन ट्रेड होगा, व्यापार होगा, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, पैसा एक दूसरे से में बटेगा, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि डेमोक्रेसीज को फ़ायदा होगा। और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी। एक पता नहीं क्या लोगों को एक वो थी कि ओपन ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी विकसित होगी, यानी जो देश डेमोक्रेसी को नहीं मानते, ऑटोक्रेट हैं और अपने आप में किसी न किसी एक डिक्टेटर के हाथों में खेल रहे हैं, वहाँ के लोगों में डेमोक्रेसी की भावना आएगी। अमीर होने के साथ साथ डेमोक्रेसी की भावना आएगी जब वो अमीर होंगे और खुलापन आएगा तो। और चाइना को सपोर्ट यूरोप ने और अमेरिका ने इसलिए किया कि चाइना डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो लोग जो है आर्थिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक परिवर्तन सोच रहे थे। लोगों को लग रहा था कि आर्थिक परिवर्तन जैसे ही होगा, राजनीतिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, उसमें राजनीतिक परिवर्तन होगा ही, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजनीतिक परिवर्तन बिल्कुल दूसरी चीज़ है। डेमोक्रेसी आने के बजाय वो और ज़्यादा डिक्टेटरशिप मजबूत हो गई। पहले तो 7 साल में 8 साल में राष्ट्रपति बदल रहे थे, 5 साल में।
अब वो शी जिनपिंग ने तो हमेशा के लिए कर लिया, पुतिन ने हमेशा के लिए कर लिया खुद को। तो इसका मतलब है कि लोगों को लगने लगा कि तो मामला गड़बड़ है। जो हमने एलपीजी सोचा था, वैश्वीकरण सोचा था और सोचा था कि इसके साथ दुनिया बदल जाएगी और लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे और रूल ऑफ लॉ होगा और इक्विटेबल ग्रोथ होगी, या यूँ कहें कि सबका साथ सबका विकास होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। अमीर बहुत ज़्यादा हो गए, उनकी अमीरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ख़ास करके कोविड के समय में आकर के सप्लाई चेन डिसरप्शन और ये सब चीज़ें आई, तो फिर दिमाग खराब हुआ लोगों का कि ये तो ग्लोबलाइजेशन का नुकसान है, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कई देशों में काम ही ठप हो गया क्योंकि दूसरे देश में लॉकडाउन था, जबकि उनके देश में लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उनका काम तभी चल सकता था जब वहाँ लॉकडाउन खुले, खास करके चाइना के ऊपर। तो फिर लोगों ने, सब ने कहा कि ये तो मॉडल ही बेकार है, एक देश का दूसरे देश पे निर्भर रहना, आत्मनिर्भर बनो। और जब सारे लोग आत्मनिर्भर बनने की बात करने लग जाएंगे, हर कोई आत्मनिर्भर होना चाहेगा कि मैं भी आत्मनिर्भर, तुम भी आत्मनिर्भर, तो फिर ग्लोबलाइजेशन कहाँ बचेगा, फिर वैश्वीकरण कहाँ बचेगा, फिर ओपन ट्रेड कहाँ होगा। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें हम अपने यहाँ बनाएंगे, हम किसी पे डिपेंड रहेंगे ही नहीं। हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी हम ही तैयार करेंगे। तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो फिर ओपन ट्रेड जो ग्रोथ सोची थी, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 2020 में 1990 से लेकर 2020 तक 30 साल तक जो विकास कहा जा रहा था, अब वो रिवर्स होने लगा है। लोगों ने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। तो 2020 तक, यानी पिछले 30 सालों में जो कुछ भी दुनिया ने देखा विकास के नाम पे, अब उसका उल्टा होगा, रिवर्स में जाएगा। तो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, इसको कहेंगे हम रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, डीग्लोबलाइजेशन। तो ये बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन है। और अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तो अब हम समय ही बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि ये क्या होगा। ठीक है, इस बीच में 5G आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, एक देश और दूसरे देश की दूरी मिट गई है, कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया, हवाई जहाज और हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, एजुकेशन लेने वाले एक देश से दूसरे देश में लोगों की संख्या बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन बिजनेस मॉडल जो है, प्रोडक्शन का मॉडल, बिजनेस का मॉडल, इंडस्ट्रीज का मॉडल बिल्कुल अलग हो गया है। और उसी का नतीजा ये है कि सब लोगों ने अपने देश की पूंजी अपने देश में रोकना शुरू कर दी है, इंटरेस्ट रेट राइज करके और ये सब करके। इसलिए दुनिया भर में जो इधर उधर पूंजी भाग रही थी, अब वो पूंजी आपको खुली भागती हुई नजर नहीं आएंगी। तो 2019 में, 2018 में, 2017 में जो भी स्टार्टअप बना रहा था, $100 मिलियन का चेक लेके आ रहा था, $100 मिलियन उसको शेयर मार्केट में मिल रहे थे, उसकी कंपनी एकदम ऊपर जाती थी, करोड़ों रुपए लेके वो बैठ जाता था और वो स्मार्ट और सबसे जीनियस पर्सन कहलाता था स्टार्टअप वाला। आज की तारीख में सारे 99% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, पूंजी से कमी जूझ रहे हैं, पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। पूंजी नहीं है, कैपिटल है ही नहीं उनके पास, क्योंकि सब कैपिटल अपने अपने देश में जा चुकी है। अडानी का भी उसी कारण ये हाल है, क्योंकि अब दूसरे देशों की पूंजी से आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अब आपको अपनी पूंजी से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जो भी आपके पास है। आत्मनिर्भरता का मतलब पूंजी भी है ना, पूंजी भी आप ही की होनी चाहिए। जब आत्मनिर्भर आप बनोगे और अपने देश के लोगों के लिए सब कुछ आप ही बना लोगे, किसी दूसरे देश से कुछ नहीं लोगे, तो फिर रॉ मटेरियल भी आपका होना चाहिए, फिर कैपिटल भी आपका होना चाहिए। दूसरा देश आपकी मदद क्यों करेगा कैपिटल में? कारण समझ में आ गया आपको? और बैंक कोलैप्स होने का कारण भी यही है। अब एक के बाद एक बैंक्स भी कोलैप्स होंगे। अब सिलिकॉन वैली बैंक का उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, पहले लेक्चर भी हमने लिया। 1984 में इसका जन्म हुआ।
ये पहली बार बैंक बना 1984 में, लेकिन 2022 में ये बंद होने के कगार पे आ गया था, अभी 2023 में, और बहुत बुरी स्थिति हो गई। और अगर सेंट्रल बैंक ने इसको सपोर्ट नहीं किया होता तो ये बिल्कुल गिर ही चुका होता। तो ये नौबत कैसे आई? 84 का बैंक इतने समय से तो चल ही रहा था, 2020 से पहले तो यहां तक कि दिसंबर तक भी किसी ने नहीं सोचा था, नवंबर दिसंबर तक भी। अचानक से ऐसा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में अभी एकदम से क्या हो गया? ऐसा एकदम से क्या हो गया? तो देखिए, पश्चिमी देशों में, यूरोप में, अमेरिका में बैंकिंग मॉडल जो है सक्सेसफुल नहीं है उस तरह से जैसा भारत में है। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के आंकड़े भी आए हैं, 142 करोड़ वाला जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एक अनार सौ बीमार, लोन की डिमांड बहुत है, बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते हैं। युवा आदमी में लोन लेने की इच्छा होती है क्योंकि उसके पास पूरी जवानी पड़ी होती है, तो उसको लगता है कि अगर मुझे आज 1 करोड़ मिल जाए, अगर आज मेरे पास 15 लाख हो तो मैं ये काम शुरू करके ये पैसा लौटा सकता हूँ, बस मुझे वो अवसर मिलना चाहिए। तो युवा लोगों में रिस्क लेने की और लोन लेने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो युवा जनसंख्या का फायदा होना, लेकिन लोन मिलना भी तो चाहिए उस युवा को। या तो आप काम दे दो उसको, नौकरी दे दो, या फिर वो अपना काम खुद कर ले तो लोन दे दो उसको। तो भारत में बैंकिंग की स्थिति अलग है। भारत में यदि बैंकों के पास ज़्यादा डिपॉजिटर्स हैं, ज़्यादा पैसा जमा कराने वाले अगर लोग हैं, तो ज़्यादा लोन लेने वाले लोग भी हैं, वो लेंड कर सकते हैं, क्रेडिट लेने वाले लोग बहुत हैं। तो लेंडिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है भारत में। यूरोप में और अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि जमा कराने वाले ज़्यादा हैं, बुजुर्ग, पेंशन वाले, जिनके खुद के खर्चे बहुत कम हैं, इनकम बहुत ज़्यादा है और खर्चे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बैंक में रखना चाहते हैं, वो पैसे बैंक में रखना चाहते हैं। और बैंक किसी को लोन देने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके पास लोन लेने के लिए कोई जाता ही नहीं है। वहाँ लोन लेने वालों की कमी है, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं। उनको वहाँ लगता है कि लॉन्ग टर्म 8 साल के लिए, 10 साल के लिए बॉन्ड सिक्योरिटीज़ कुछ खरीद के रख लो, जिस दिन डिपॉजिटर पैसा मांगेगा उसको दे देंगे। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं बैंकों के। और पैसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है जैसा कि लोन में कर रहा होता है। लोन में आप ब्याज बहुत हेवी होता है, तो जिसको भी लोन दिया वो ब्याज सहित पैसे जमा कराएगा आपको, तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो यील्डिंग ज़्यादा होती है। वहाँ यील्डिंग नहीं होती उतनी, तो वो बैंक उतने प्रॉफिट में तभी रह सकते हैं जब लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिटर पैसा जमा करा करके भूल जाए, चला जाए कहीं, बाद में आकर के पूछे कि मेरे लोन, मेरे पैसे का क्या हुआ, तब आप उसको निकाल के दे दो, क्योंकि तब तक आपकी भी वो पक जाएगा, बॉन्ड पक जाएगा 8 साल 10 साल, और गवर्नमेंट को उतना तो देना ही है। क्लियर हो गया? तो वेस्टर्न स्टाइल जो बैंकिंग का है और इंडियन स्टाइल है खास करके, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया की बैंकिंग में लोन लेने, अगर कोई बैंक है कि हम आसानी से लोन दे रहे हैं, तो लाइन लग जाएगी लोन लेने वालों की, जबकि वहाँ डिपॉजिटर्स की लाइन है, वहाँ डिपॉजिट करने वाले ज़्यादा हैं, लोन लेने वाले नहीं। ठीक है? तो पहला जो क्राइसिस आया था वर्ल्ड लेवल का, जो हम 2008 का क्राइसिस बोलते हैं, आर्थिक संकट, वो जो आर्थिक संकट है वो इसीलिए इजी लोन। और अभी कोविड में ट्रंप ने और बाइडेन ने, दोनों ने इजी मनी की बरसात कर दी थी। इजी मनी मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग, हेलीकॉप्टर मनी, नोट छापना। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने नोट छाप दिए,
क्योंकि कोविड में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है इसका मतलब इस समय में इनकम बंद है, तो क्यों ना उनके हाथ में पैसा दिया जाए। तो नोट छाप करके उनको पैसा दिया, और जब ये भारी भरकम पैसा, यानी कि टोटल इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, यानी कि 4 ट्रिलियन के नोट चल रहे हैं डॉलर मार्केट में, लगभग 4 ट्रिलियन और छाप करके डाल दिए आपने, लोगों के हाथों में पहुंचा दिया। लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड पूरा लोडेड उनको दिया गया कि जाओ खर्च करो, आप खर्च कर सकते हो। क्योंकि ये कार्ड दे दिया ना कि इसमें इतने लाख, इतने डॉलर हैं, और कार्ड घर पे पोस्ट पे आ गया, उस पे लिखा हुआ है कि आपके इसमें इतने डॉलर हैं, जाकर मार्केट में खर्च कर सकते हो। तो लोगों ने न केवल खर्च किया बल्कि बचत को डिपॉजिट करा दिया, तो डिपॉजिटर डबल हो गए। 2020 में सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिटर्स डबल हो गए, डबल डिपॉजिट हो गया। और उधर जो है इंटरेस्ट रेट 4.5% कर दिया फेडरल रिजर्व ने। तो 4.5% कर दिया, तो जिन लोगों के बॉन्ड वो जो था, लोगों ने वहां से पैसा निकाल करके इंटरेस्ट रेट फायदा उठाना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उनको वहां फायदा नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया में से पैसा वहां जाने का कारण यही है। और लोगों को जब रियल टाइम ये बात पता चलती है, बैंक की बैलेंस शीट दिखती है कि बैंक अभी घाटे में जा रहा है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग टर्म यील्ड है, और बॉन्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, और बॉन्ड की कीमत कम होगी। तो जब लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये बैंक कोलैप्स हो सकता है, रन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकाल करके भागेंगे, तो 48 घंटों में ही लोगों ने पैसा निकाल लिया। तो बैंक रन की स्थिति आ गई, बैंक बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे हो गया। तब सेंट्रल बैंक आया, यानी कि जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है, उसने आकर के, फेड ने आकर के उसको बचाया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम सारे बैंकों की गारंटी लेते हैं, छोटा बैंक, बड़ा बैंक, कोई भी बैंक हो, सारे बैंक हमसे जुड़े हुए हैं, हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक है। कोई बैंक नहीं डूबेगा, सबका पैसा डिपॉजिटर्स का सुरक्षित है। लेकिन ये स्थिति बड़े बैंक्स के साथ नहीं होती, लोग स्टिकी रहते हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनसे एकदम ऐसे इस तरह से नहीं भागते, क्योंकि बड़े बैंक में इस तरह की अफरा तफरी नहीं मचती है। और वो अपना पैसा एक जगह पर लगा के भी नहीं रखते कि केवल बैंक में ही लगा के रखते, तमाम अलग अलग पोर्टफोलियो में होता है उनका पैसा। और जब आप केवल एक जगह पर सबसे ज़्यादा पैसा सुरक्षित रखोगे तो ये नुकसान होगा। तो मुझे लगता है सिलिकॉन वैली बैंक वाला पूरा क्लियर हो गया हो। यही कहानी है। ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहीं से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन भी समझा जा सकता है कि सब अपने अपने देश में भाग रहे हैं। यहीं से एक दो चीज़ें और शुरू होती है दुनिया भर की। चूंकि बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो सीबीडीसी की बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब 1 या 2 महीने में या अगले 6 महीने में सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ जाएगा। अमेरिका का बैंक बिटकॉइन जैसी करेंसी लेके आ जाएगा, यानी डिजिटल करेंसी लेके आ जाएगा। आपको डॉलर को पेपर के तौर पे या जेब में या इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सीबीडीसी होगा। ये उसकी तैयारी है, इसीलिए वो जानबूझ करके ये सब चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये फेडरल रिजर्व के निगाह में नहीं है, ये उनको पता है कि क्या होने वाला है। उसके बावजूद ये सब हो रहा है क्योंकि वो सीबीडीसी लाने वाले हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोगों का मत ये है। तो पूरी दुनिया सीबीडीसी की तरफ जा रही है, भारत भी गया है, जाएगा और आगे कि आप डिजिटल करेंसी की तरफ जाएंगे। और सेंट्रल बैंक जब डिजिटल करेंसी लाएगा तो वो बिटकॉइन की तरह नहीं होगा, बिटकॉइन की तरह रिस्की नहीं होगा, वॉलेटाइल नहीं होगा,
ठीक है। तो इसके साथ मैंने अभी बीच में स्टार्टअप नाम लिया था। तो 4 तरह की चीजें जो बिल्कुल ही शॉर्टकट अमीर बना रही थी। या तो कोई स्टार्टअप एकदम आपको बिल्कुल एकदम आप ऊपर पहुंच जाएंगे, करोड़ों डॉलर आपके पास आ जाएंगे, या फिर आप बिटकॉइन की वजह से बहुत ऊंचे चले जाएंगे, या फिर NFT नॉन फंजिबल टोकन्स हैं उनकी वजह से आप बहुत ऊंचे चले जाएंगे। तो ऐसी जो जितनी भी शॉर्टकट्स हैं जिनकी वजह से 2018 से 20 के बीच लोग ऊंचे गए और वो सब हाइप थी, वो सब भी अब खत्म है, वो भी रिवर्स हो गई है। मतलब अब इस प्रकार का कोई शॉर्टकट तरीका ऊपर जाने का अब नहीं है। तो ये चीजें सब क्लियर हो रही नहीं हो रही है? कितनी सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। देखिए पूरी इकोनॉमी का करंट अफेयर्स जो है मैंने उसको जोड़ दिया और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी दुनिया भर के लोग CBDC लेके आएंगे क्योंकि ये जरूरत है फ्यूचर की। एक समय में लोग बार्टर ट्रेडिंग करते थे ना, बार्टर एक्सचेंज करते थे, तो उस समय में किसी को लगता नहीं था कि रुपए पैसे या सिक्के या कॉइन्स की भी कोई वैल्यू होगी। उस समय में उनको लगता नहीं था। लेकिन कॉइन्स आया तो बाद में पेपर का जो कागज का नोट आया तो कॉइन में तो लोग सोचते थे कि ये जो सिक्का है इसमें तो वजन है और इसमें तो इतना सोना लगा हुआ है, तो वाकई में इसकी इतनी अहमियत है और इसकी इतनी वक़्त है क्योंकि इसमें सोना लगा हुआ है, इसमें खुद में चांदी लगी हुई है, तो इसकी खुद की एक ऑन फेस वैल्यू है, उसकी खुद की वैल्यू है। बाकी ये जो कागज है ये तो बता रहे हैं कि 100 रुपया है, लेकिन वाकई में तो ये 50 पैसे का भी नहीं है, 1 रुपए का भी कागज नहीं है। क्योंकि कागज पे तो कुछ छपा हुआ है, स्याही कितनी लगी होगी और कागज की कीमत क्या होगी, और इस कागज को लेगा ही कौन। लेकिन जब कागज आए तो सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि नहीं। तो देखिए क्या होता है कि अभी तो क्या होता है कि अभी तो कागज भी नहीं आता, बल्कि आपके इसमें केवल मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 23,000 रुपए आ गए, तो भी आपको 23,000 महसूस होते हैं कि नहीं, जबकि वहां तो केवल प्रिंटेड है, एक मैसेज पर वो 23,000 लगने लगता है। और वाकई में आप मार्केट में उस 23,000 में से 1,500 खर्च करो तो 21,500 का मैसेज आ जाता है कि अब 21,500 ही बचा है, जबकि आपके हाथ में पैसे तो है नहीं ना, आपने 1,500 किसी को गिन के दिए, आप तो फोन पे कर रहे थे पेटीएम कर रहे थे, फिर भी वो कम होते जाते हैं। 23,000 अगर किसी की सैलरी है तो 1 महीने बाद वो 1,500-2 हज़ार रह जाती है, फिर से वो 23,000 का इंतजार कर रहा होता है। तो अब तो सैलरी के नाम पे नोट थोड़े मिलते हैं। पहले हमारे पिताजी को सैलरी मिलती थी तो बकायदा हम नोट को हाथ में देखते थे, मतलब सभी लोग, परिवार के सभी लोग एक बार सब हाथ में लेते थे कि क्योंकि वो जेब में रख के लाते थे ना। तो अब बैंक में आती है सैलरी, आपके अकाउंट में आती है, हाथ में किसी को नहीं देते हैं। अकाउंट में एक मैसेज आता है, बोलते मेरी सैलरी आ गई। बोले कहाँ है? वो ये है ना, ये पुराना किसी आदमी को बताओ, बोले ये क्या है? CBDC मैसेज ही तो होगा, डिजिटल करेंसी डिजिटल करेंसी। लेकिन अभी वो जो मैसेज है उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट जरूरी है। आपका बैंक अकाउंट फिर आधार से जुड़ा हुआ है, फिर मोबाइल से जुड़ा हुआ है, एक मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, ये आवश्यकता है। CBDC के साथ ये आवश्यकता नहीं होगी। तो CBDC पे जरूर लिखिएगा, मेंस में भी क्वेश्चंस है, और CBDC को वर्ल्ड लेवल पे भी जरूर दिखेगा कि चाइना जब CBDC बनाएगा तो वो कितना सक्सेस होगा। यानी CBDC के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त चाहिए, यानी सभी लोगों के पास मोबाइल और खास करके इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी होगा तो भी CBDC चलेगा, लेकिन फिर भी इंटरनेट कनेक्शन और इतनी लिटरेसी भी, ई लिटरेसी। तो CBDC करने के लिए देखिए, पुराने जब हमने सिक्कों से नोट पे आए तो अनपढ़ आदमी ने भी नोट को पहचानना शुरू कर दिया। जिस आदमी ने केवल स्कूल भी नहीं गया जो आदमी, लेकिन वो हिसाब किताब तो कर लेता था, मजदूरी उसको मिलती थी तो वो गिन लेता था कि इसमें कितना कम दिया है और आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, लड़ने लगता था। अनपढ़ आदमी भी लड़ने लगता था ना, क्योंकि वो नोट को पहचान गया था। ऐसे ही अनपढ़ लोग जो है ATM में जाने लगे और पैसे निकाल करके
वो भी अपना पिन डाल देते हैं और पैसा निकाल के ले आते हैं, जबकि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन एक तरह से वो कंप्यूटर चला रहे होते हैं। तो सीबीडीसी भी आ जाएगा। अभी देखिए जितने भी हमको चमत्कार टाइप लगते हैं ना, या लगता है कि ये भी क्या कोई चीज हो सकती है, वो बड़ी चीज हो रही है और वो व्यवहार में आने लगते हैं धीरे धीरे। तो सीबीडीसी पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो एक सीबीडीसी हो गया। एक अब क्रिप्टो करेंसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल में, तो उसको अभी छोड़ दीजिए, बाकी सीबीडीसी जरूर बनाइए। दूसरा मैंने अभी 3-4 बताया था कि जो भी शॉर्टकट तरीके थे सफलता के, जैसे कि एनएफटी और वो सब, उसके ऊपर भी लिखिएगा कि उनका क्या हुआ, आखिर वो जो बूम आया था वो इकोनॉमी में, उसका क्या हुआ, वो अब आ सकता है कि नहीं, स्टार्टअप का क्या होगा। क्योंकि वैसे भी स्टार्टअप में मानते हैं कि 1% ही सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अभी अगर कोई इन दिनों में अगर कोई ऐसा आइडिया लेके आए तो क्या वो वायरल हो सकता है? वो आइडिया दुनिया भर के लोग उसको पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी कंपनी में, कोई भी नया आइडिया। तो बहुत ही विचित्र प्रकार के यही कुछ है क्या? डस्ट पार्टिकल, बाहर तो खांसी नहीं थी, इसी में है क्या? तो वो जो आइडिया है वो अब इन दिनों में क्या हो गया, उन आइडिया का अचानक से क्या हो गया कि ऐसे आइडिया को अब पैसे नहीं देते कोई लोग। पहले तो एकदम से दे रहे थे, पेंटिंग भी बिक रही थी, बिल्ली भी बिक रही थी एक वो किसी ने बिल्ली बनाई थी ना डिजिटल, वो चलती थी, नायन कैट, जाके सर्च करिएगा तो करोड़ों डॉलर। एक ने बहुत सारा कुछ तो भी पिक्चर डायग्राम बनाया, नॉन फंजिबल टोकन, ये करोड़ों डॉलर। अब क्या है, कुछ तो भी क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी चल रहा था, कुछ भी। और अब क्या हो गया, एकदम से माहौल क्यों बदल गया? तो ये सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा ये। तो ये दुनिया भर में, ऐसा है नहीं कि केवल भारतवर्ष के साथ है, ये पूरी दुनिया के साथ, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। तो ये वाली चीज। इसके बाद आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगले 3 साल, 10 साल, पता नहीं 50 साल, कितने साल रहेगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। अब ये कभी नहीं छूटेगा, अब ये जीवन की सच्चाई बन चुका है, न इससे कोई भाग सकता है, न इसको कोई छोड़ सकता है। चैट जीपीटी जरूर पीछे छूट गया लगभग, क्योंकि उसके नेगेटिव रिजल्ट हैं, तो चैट जीपीटी उतना सक्सेस नहीं हुआ, उसकी भी आपाधापी बहुत थी। देखिए अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए कोई गलत चीज भी आएगी ना इस फील्ड में, साइबर फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, सॉफ्टवेयर वाले इस फील्ड में कोई भी गलत चीज भी आएगी या बहुत हल्की भी आएगी तो भी वो शुरू में तो बूम करेगी, बाद में वो समय के साथ खरी नहीं उतरेगी तो बाहर हो जाएगी, लेकिन शुरू में तो उसको फायदा होगा। क्योंकि कोई भी नया आइडिया आएगा, जैसे गूगल का आइडिया था कि वो एक सर्च इंजन है, तो सन 2001 के आसपास जब हम गूगल यूज करते थे तब अपने आप को अपराधी महसूस करते थे। 2001, 2002, 2003 के आसपास क्रिमिनल टाइप आदमी महसूस करता था। जैसे एक समय में क्या था कि मार्केट से शिक्षा लेना, ट्यूशन पढ़ने जाना या मार्केट से कोई गाइड खरीदना, शॉर्टकट 20 क्वेश्चन खरीदना क्राइम माना जाता था एजुकेशन में। टीचर लोग उसको क्राइम मानते थे, मतलब तुम ट्यूशन जाओगे इस बात पे ही पिटाई हो जाती थी, मतलब प्राइवेट पढ़ोगे, यहाँ स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा एक शब्द कहीं से भी नहीं सीखना है, मतलब यही नैतिकता है यही नैतिकता है कि आपको एक शब्द भी कहीं से सीखना नहीं है, उधार नहीं लेना है। वो उधार की शिक्षा है, वो चोरी की शिक्षा है, वो चोरी के बराबर था, पता है। और जो टीचर ट्यूशन करता था वो क्रिमिनल था एक तरह का, मतलब वो देश का दुश्मन, समाज का दुश्मन, गांव का दुश्मन, स्कूल का दुश्मन। कि तुम स्कूल में टीचर होते हुए घर पे कोचिंग पढ़ाते हो, मतलब तुम ट्यूशन पढ़ाते हो। खिंचाई होती थी उसकी, छापे पड़ते थे उसके घर पे, जेल जाता था एक तरह से वो आदमी, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज थी। और बच्चों की जो बुक्स होती थी, जो बस्ते होते थे, वो चेक होते थे कि उनमें कहीं प्राइवेट किताब तो नहीं है, मार्केट की कोई किताब तो नहीं है जो सरल करके समझाती किसी टॉपिक को।
जो भी चीज़ को सिंपल करती है, जो भी चीज़ को सिंपलेस करती है, सिंपल करती है, वो क्राइम है। यानी वो कठिन बना रहे और तुम्हें समझ में ना आए और फिर हम भी जूझते रहें तुमसे और डंडे से पीटते रहें कि तुमको समझ में क्यों नहीं आया। मतलब तुम कहीं से समझ के आ जाओ ये चोरी होगी। लोग एक तरह से होली जलाते थे। टीचर जब आता था तो शान से 4 या 5 ऐसी किताबें जो मार्केट में बिकती है, जो चीज़ों को सॉल्व करती है और सिंपल तरीके से आंसर लिखना सिखाती है, उनको उसके बस्ते से जब्त करके ऐसे लेके आता है जैसे कोकेन और वो गांजा और वो सब मारिजुआना जब्त किया हो। जैसे वो पकड़ के ले गया था ना शाहरुख खान के लड़के को, वैसे उस लड़के की भी खिंचाई ऐसे होती थी। ये है, ये मार्केट गया था किताब लेने के लिए। आप जमाना समझ रहे हो ना, जमाना कहाँ पहुंच गया। तो गूगल जब आया था ना पहली बार, तो बच्चों की खूब पिटाई हुई उस समय में। स्कूल में, कॉन्वेंट में, केंद्रीय विद्यालयों में और इनमें जो कुछ क्लासेस में पढ़ते थे, अच्छा बेटा गूगल से पढ़ के आया, मतलब इस बात पे। अब वो टीचर भी पढ़ रहा है और क्लास में ही उसको खोल के और वहीं उसी से पढ़ा रहा है, विकिपीडिया से और गूगल से ही पढ़ा रहा है, बिना उसके अब एक कदम नहीं चलता। तो ये जब शुरू में आया तब इसके शेयर कोई नहीं खरीद रहा था। जिसने उस समय में गूगल में 100 रुपए लगाए वो आज कम से कम 1 करोड़ पे है या 50 लाख पे, 25 लाख तो है ही। सन 2001 में अगर किसी ने 100 रुपए लगा दिए तो आज कम से कम वो 4 लाख पे पहुंच गया, 5 लाख पे पहुंच गया, करोड़ों में भी पहुंच गया। मात्र 100 रुपए लगाने थे। तो लोग है ना समय समय पे चूके हैं। फेसबुक के समय में जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो लोगों को लगा क्या है, ऑरकुट चलता था, उस पर भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। फेसबुक भी, हम भी 2006-07 में जो है उस समय में फेसबुक पे अकाउंट बना के बैठे थे, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा तुम्हारा फेसबुक नहीं है, आईएएस था वो। तो आईएएस लोगों के साथ जुड़े रहने से एक चीज़ तो फ़ायदा थी कि वो सबसे पहले पकड़ते थे। ऑरकुट पे हमने सबसे पहले हेल्पलाइन चलाई थी, एक मंजूनाथ की हेल्पलाइन भी चलाई थी, एक वो आईएएस आईपीएस था जो वो छापा डालने गया था, नहीं वो तो इंजीनियर था, एक मंजूनाथ वाली भी थी, हाँ एक 2 और थे, एक इंजीनियर के लिए भी चलाई थी हमने, आईआईटीएन के लिए। वो एक पेट्रोल पंप को चेक करने गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, उसमें मिलावट होती थी, तो पेट्रोल पंप के मालिक ने उसको गोलियां मार दी थी, तो उसको पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। तो फिर हम लोगों ने चंदा किया था उसके लिए, वकील करने के लिए। तो उस समय ऑरकुट चलता था, फेसबुक नहीं था, तो उस पर हमने हेल्पलाइन चलाई थी कि कितने लोग चंदा देना चाहते हैं, कौन कौन इससे जुड़ना चाहता है, हम पिटिशन फाइल करेंगे, वकील करेंगे अच्छा वाला। फिर वकील हुआ, फिर वो जिस आईआईटी से पढ़ के निकले थे उस आईआईटी के सारे बच्चों ने पैसा भी दिया और वकील भी हायर किया, और फिर वाकई में, और उसको फांसी की सजा हुई बाद में। पुलिस ने एफआईआर बाद में दर्ज की क्योंकि उसकी डेड बॉडी झाड़ियों में मिली थी। वो केवल भ्रष्टाचार ओपन कर रहा था, करप्शन ओपन कर रहा था। ऐसे ही आईपीएस के लिए चलाई थी एक। तो उस जमाने में ये सब हम लोग कैंपेन करते थे, लेकिन सोशल मीडिया उसको कोई समझता नहीं था। उसको केवल और केवल सिविल सर्विसेज वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, आईआईटीएन कॉलेज में प्रोफेसर हैं कोई या ऐसे, तो वो लोग उस चीज़ को समझते थे, बाकी आम जनता कुछ नहीं समझते थे। उस समय में अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो कि ये चीज़ आगे जा कर के बहुत आगे जाएगी। यूट्यूब को बेकार माना गया शुरू में, काफ़ी समय तक लोगों ने, हमने खुद ने भी यहाँ 2014 से क्लास शुरू की, लेकिन ये 2016 से 17 से शूट करना शुरू किया। 2.5 साल तक हमारी क्लास बिना शूटिंग के ही रही, हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। यहाँ 2.5 साल की क्लासें हमारी 3 साल की लगभग बिना शूट किए हुए ऐसे ही हम माइक पकड़ के बोलते रहे, लोग सुनते रहे, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं जानते थे ना उसका, समय पे जो समय के उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानता। तो अब क्या हो रहा है कि अब कुछ भी नया आता है ना इस फील्ड में, कुछ भी नया, आदमी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए जकरबर्ग भी, आप सत्या नडेला भी पीछे पड़ेंगे, सुंदर पिचाई भी जाएंगे, सब के सब एक साथ टूट पड़ते हैं और एक दूसरे में कंपटीशन आ जाता है कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट पहले लेके आएगा, नहीं गूगल पहले लेके आएगा, नहीं पहले मेटा लेके आएगा। तो एक कंपटीशन है कि इसको तो हम बुना लेंगे, इसको तो हम ये कर लेंगे, क्योंकि नई चीज़ आई है, नया आइडिया आना चाहिए। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, जगहसाही भी हो जाती है। वो नया आइडिया ऐसे ही फालतू सा था, जैसे चैट जीपीटी था। अब चैट जीपीटी पे खतरा आ गया, अभी तो लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो जानना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो जो चैटिंग करने वाला जो रोबोट है, जो एआई बेस्ड है, वो कुछ भी जवाब दे रहा है, उठपटांग जवाब दे रहा है। उससे पूछो हैकिंग, तो बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हैकिंग करना चाहता हूँ, मैं हैक करना चाहता हूँ।
मैं बम फोड़ूंगा तो बहुत लोग मरेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ऐसे से जवाब आएंगे तो क्या है कि मानव मन में क्या चल रहा है, उसी मानव मन को आप मशीन में डाल करके और फिर उससे पूछना चाहोगे कि तुम क्या चाहते हो, तो बहुत ही खतरनाक चीज होगी। क्योंकि उसने तो पकड़ लिया कि लोग तो ऐसा सोचते हैं, और लोग ऐसा सोचते हैं, और उसने समाज को देखा, समाज के ताने बाने को देखा, और उसी का ये क्या इनपुट है, ये कहां से आ रहे हैं? खबरें हैं, दुनिया भर की खबरें जो है अपराध हैं, आर्थिक अपराध हैं, महिलाओं के प्रति अपराध हैं, ड्रग्स वाले अपराध हैं, इधर उधर इलीगल ट्रैफिकिंग जो जितना भी होता है उसके अपराध हैं। इन अपराधों की खबरें अगर न्यूज़पेपर के एनालिसिस को वो पढ़ता है, क्योंकि वो तो गूगल से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो तो हर खबर जो है उस तक पहुंच रही है। तो कितनी खबरें जो है वो पॉपुलर हैं, कितनी ट्रेंड कर रही हैं, ट्विटर पे क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, तो जितनी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ है वो सारी की सारी उस रोबोट को पता है। और आप जब बात करते हो तो उन सब जोड़ जाड़ के वो विचित्र प्रकार का आंसर आपको बताता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसको रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों का चीज खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि हमने क्या चीज़ तैयार कर दी, क्या जवाब दे रहा है। मतलब तुमको अकेला छोड़ दें, तुम घर में क्या करोगे, उसके बाद उसका जवाब सुन के दिमाग खराब हो जाएगा कि मतलब ये चैट जीपीटी ये तैयार किया हमने। तो कुछ चीज़ें तो ये बात तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मन की सीमाओं से भी पार है, क्योंकि मानव मन की जो काम करने की एक सीमा है। हम बोलते हैं कि मन बहुत तेज गति से चलता है, उससे ज़्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है, और ज़्यादा तेज है। हम बोलते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो सूर्य की किरणें जो हमको 8 सेकंड में मिलती है ना, उससे भी ज़्यादा 8 मिनट जो कुछ सेकंड में मिलती है, उससे भी ज़्यादा तेज गति जो है किसकी है? मन की है। मन से भी तेज गति एआई की है, उससे भी तेज गति है। और इतनी तेज गति की चीज मनुष्य के हाथों में है या ऐसी जगहों पर है जहां संचालन हो रहा है, हर चीज पर एआई है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो क्रांति हो सकती है, क्योंकि एआई लग गया। और अगर मान लिया जाए एआई बनाते समय में, हेल्थ सेक्टर का एआई इनेबल्ड कोई भी डिवाइस बनाते समय में आपने मशीन में जैसे सोनोग्राफी की मशीन है या मेमोग्राम है या और भी बहुत सारी मशीनें हैं जिनमें एमआरआई कर रहे हैं या सीटी स्कैन है, इन सब मशीनों को यदि एआई से जोड़ दिया तो 20 साल बाद इस शरीर में क्या होने वाला, इन कोशिकाओं के साथ क्या होने वाला। या बहुत सारे डॉक्टर्स को, जैसे कि आतंकवादियों की गतिविधियों को सीसीटीवी से जांचने का अगर कोई अध्ययन किसी के पास है, रिसर्च है, कोई रिसर्च कर रहा है क्रिमिनोलॉजी में, अपराध विज्ञान में, लॉ में कर रहा है, समाजशास्त्र में कर रहा है, और अगर वो कहता है कि मैं इंडिया भर की पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और जहां जहां पे भी बम विस्फोट किए हैं आतंकवादियों ने, उन सब की सीसीटीवी फुटेज उन्होंने निकाली है, तो मैं उसका अध्ययन करूंगा कि आखिर आतंकवादी बम रखते समय, जाते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज होती कैसी है। यानी उनके जिसके बैग में बम होता है वो उस बैग को कैसे पकड़ता है, कैसे उसकी चाल होती है, कितना उसका कॉन्फिडेंस होता है, बार बार वो उस बैग को देखता है या नहीं देखता, चेक करता है कि नहीं, या बैग को छुपाता कितना है। अगर ये सारी चीजें स्टडी करा दी जाए और अगर इन सब स्टडीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी को दे दी जाए, और अगर वो ऐसे सॉफ्टवेयर बना दे, और ऐसे मान लिया जाए 400, 500, 1000, 2000 केस स्टडीज हैं आपके पास कि बम फोड़ते समय पहले कैसा व्यवहार था, 500 स्टडीज हैं, तो फिर सीसीटीवी में कभी भी ऐसा आदमी जो बम फोड़ने जा रहा है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके एक अलार्म तो बज ही सकता है ना सीसीटीवी के माध्यम से। तो काफी कुछ घटनाएं रोकी जा सकती है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ऐसे ही कोई डॉक्टर 40 साल से एक्सपर्ट है और वो डायबिटिक लोगों का या हाइपरटेंशन वाले लोगों का इलाज कर रहा है, या जिनको हार्ट अटैक आता है बार बार, उनका इलाज कर रहा है। उसको एक्सपीरियंस है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ब्लड कैसा होना चाहिए, ब्लड टेस्ट कैसा होना चाहिए, किडनी का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कैसा होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कैसा होना चाहिए,
बिहेवियर कैसा होता है, त्वचा का रंग कैसा होता जाता है, त्वचा रूखी होती जाती है क्या, बाल कम होते हैं, बाल उड़ना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं क्या, हाइट पे कोई असर आने लगता है क्या। ऐसे 40-40 साल 30-30 साल वाले डॉक्टरों को बिठा करके खूब सारी बातें की जाए और वो बातें जो है रोबोट को सुनाई जाए, कंप्यूटर के माध्यम से एआई को सुनाया जाए, तो शायद बेटर डायग्नोसिस हो पाएगा सारे डॉक्टरों के माध्यम से, क्योंकि एक डॉक्टर करेगा उसके बजाय 400 डॉक्टर मिलकर के डायग्नोसिस करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की कितनी संभावना है, तो आप उसका इलाज ज़्यादा अच्छा से कर पाओगे। बात समझ में आई ना। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ बताया जा सकता है फ्यूचर के लिए। तो एआई के फील्ड कौन से होंगे? सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये अभी जो आतंकवाद नक्सली हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, तो जो शहीद हुए जवान हमारे, तो अब नक्सली हमला तो आपको मालूम है आगे कि आखिर उन्होंने रोड को खोदा होगा, और रोड खुदा है उसके बाद अंदर उन्होंने विस्फोटक डाला है, आरडीएक्स डाला है, जो भी। तो खुदा हुआ रोड और प्लेन रोड, तो कैमरा पहचानने वाला कैमरा लगाया जा सकता है किसी भी गाड़ी के बाहर, तो कितना आसान है एआई एनेबल्ड हो तो, कि गाड़ी के बाहर एक ऐसा, आगे गाड़ी के बोनेट पे आगे हेडलाइट के वहाँ पर एक ऐसा कैमरा हो जो ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जो गाड़ियाँ जाएंगी एकदम से अलार्म बजने लग जाए कि आगे आपको बढ़ना नहीं है क्योंकि आगे रोड खुदा हुआ है। अब हम ये वाला डिवाइस, अगर ऐसा डिवाइस तो कोई भी, मुझे लगता है कि यहाँ बीटेक करने वाला कोई भी विद्यार्थी इंडिया में बना ही सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कैमरे के आधार पर है कि कैमरे में यदि रोड जो है प्लेन दिख रहा है, चमचमाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो एकदम डामर तो करते नहीं ना, वो तो थोड़ा सा उसको ठीक कर देते हैं, बस हल्का सा वैसा कर देते हैं, लेकिन एकदम से रोड में चेंज तो आ ही गया। तो वहां पर आप पहले देख लें कि आसपास कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, फिर धीरे से निकलें, फिर सब लोग खाली कर दें, केवल एक ड्राइवर या कोई एक उस गाड़ी को आगे खिसका है, तो बच सकते हैं। क्योंकि पूरी पूरी गाड़ी जाती है तो कितना नुकसान होता है, देखो। ठीक है, तो ये चीजें की जा सकती है। तो बहुत कुछ, अब आपको एआई का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना, कि एआई जो है कितना इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, पुलिसिंग में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो एआई खराब नहीं, लेकिन जो पूछने वाली बात है, चैट जीपीटी जो आप पूछ रहे हो ना, कि मजे लेने के लिए आप पूछ रहे हो, तो वहां से तो बहुत गुमराह करने वाले सवाल उत्तर वो सब मिल रहे हैं आपको। सवाल के उत्तर जो है बहुत ही खतरनाक मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें फेल होंगी, ठीक होंगी, लेकिन एआई अब नहीं जाने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। देखिए, मनुष्य का शरीर, हेल्थ का मैंने इसलिए बताया कि मनुष्य का शरीर इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। ये शरीर मरने से पहले है ना, हजारों संकेत देता है, हजारों प्रकार के संकेत देता है, तब जाकर के मरता है। वो बस ये है कि संकेत पहचान नहीं पाते आप। अगर आप विशेषज्ञों को दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टरों को दिखाएंगे, अच्छे एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, विशेषज्ञों को दिखाएंगे, तो शायद आप बहुत पहले इन सब चीजों को पहचान सकते हैं। तो फिर आप इलाज भी कर सकते हैं, आपका मरना जरूरी नहीं है। फिर तो आप बच जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं मरता आदमी। किडनी एक दिन में खराब नहीं होती, कम से कम 25 साल तक लापरवाही चाहिए। 20 साल, 25 साल की, 15-20 साल की जब तक लगातार लापरवाही नहीं होगी, तब तक किडनी खराब नहीं होगी। अब कितने लोगों की किडनी बदलने की नौबत आ जाती है और कितने लोगों की किडनी खराब है, भयंकर, बहुत बड़ी संख्या है। आंखें इतनी आसानी से खराब नहीं होती, लीवर इतनी आसानी से खराब नहीं होता। तो आदमी को जैसे आपको बाइक में सर्विसिंग लगती है ना, कि बाइक अगर प्रॉपर सर्विसिंग कराते रहो तो 10-15 साल आप आराम से बाइक चला सकते हो बिना प्रॉब्लम के। उसकी उम्र है इतनी शानदार। प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए, यानी जिस चीज में आवाज आना शुरू हो गई उसका इलाज करा लिया, जहां पे भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई उसको ठीक करा लिया, तो आप 15 साल तक चला सकते हो। कार को चला सकते हो 10-15 साल बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर सर्विसिंग। तो क्या मनुष्य अपनी इन सर्विसिंग पे ध्यान देता है? जहां जहां उसको डैमेज होता है उन चीजों को ख्याल रखता है? अगर उनकी प्रॉपर मेडिसिन हो, उनका इलाज अगर वो समय पे लेता जाए तो वो 100 साल जिंदा रह सकता है। दवाई
मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने 20 साल की उम्र से दवाई लेना शुरू कर दी थी, 20 साल की उम्र से, और वो अभी 90 साल के हैं, 70 साल से दवाई खा रहे हैं। बस सुबह एक गोली लेते हैं, शाम को एक गोली लेते हैं। आज 90 साल के हैं और अपना काम खुद करते हैं और घूम के आते हैं अच्छे खासे, और 70 साल से दवाई खा रहे हैं दोनों समय। तो इसीलिए तो बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो एआई बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। एआई आपकी उम्र को 120 साल कर सकता है, क्योंकि आपके बिहेवियर को, आपकी आदतों को, आपकी बीमारी के लक्षणों को पहचान करके वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है आपको क्या लेना है। ठीक है, तो एक्सपर्ट होंगे। मनुष्य तो, डॉक्टर तो लापरवाह होता है ना, कई बार वो इधर देख रहा है, इधर आपका इलाज लिख रहा है। 90% डॉक्टर बेहुदा तरीके से इलाज करते हैं, होश ही नहीं है उनको किसका इलाज कर रहे हैं, बहुत ही बेकार है। कई बार तो उनसे गलती है, अरे ये तो मैंने उनकी लिख दी, अरे तो भाई तेरे कहाँ था, तो पहले वाले की दवाई आपको लिख रहा है, देखा उसको था और दवाई आपके लिख रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर है। और व्यापम वालों का तो क्या कहना, फिर वो तीसरे की लिख रहा होता है ना। तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में एआई वाला अगर आ गया, अभी भी बहुत सारे लोग अपना इलाज खुद ही करते हैं 90% टाइम। जैसे ही बुखार आता, पैरासीटामोल किसी डॉक्टर से पूछ के नहीं लेता, खांसी की दवाई किसी डॉक्टर से पूछते नहीं है, सर्दी की ये वो, गला खराब है, फलाना है, सब अपना अपना दवाई लेके सब अपना अपना इलाज करते हैं। भारत में 90% लोग, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है उनको। थोड़ा और एआई वगैरह आ जाए, मार्केट में इंस्ट्रूमेंट मिलने लग जाए, इससे देखो तो ये पता चल जाएगा, उसके बाद वही लिस्ट पकड़ा देगा कि क्या क्या बेस्ट है तुम्हारे लिए, काम ही खत्म हो जाए। अभी भी गूगल में देखने तो लगे लोग, डॉक्टर बहुत परेशान है। अच्छा, मतलब तुम अब वो पहले टीचर परेशान थे, अब डॉक्टर परेशान है कि अच्छा तुम अब गूगल में देख के आए हो, अपनी बीमारी के बारे में खूब जानते हो, है ना। तो तुम भी पढ़ लिया करो, बिल्कुल आधुनिक चीज़ है। तुम पता नहीं 85 में कब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उस जमाने की किताबें सब बेकार हो गई। मेडिकल साइंस में सब बदल गया 10 साल में। पिछले 10 सालों में मेडिकल साइंस में गजब का बदल। आप खुद ही देखो, कोई दवाई धड़ल्ले से बिक रही है और हर तीसरा आदमी उस दवाई को खा रहा है। 40 साल तक खा रहा था, गवर्नमेंट ने कहा बोले ये बहुत जहरीली है, क्योंकि अमेरिका में इसकी मनाही की गई है और अब इस दवाई को बैन कर दिया गया। तो 40 साल तक क्यों खिलाई भैया? 40 साल तक तो पूरा देश का हर तीसरा आदमी खा रहा था इसको। अब बोल रहे हो कि ये जहर है और इसको खाने से किडनी खराब हो जाती है, इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, उम्र 10 साल कम हो जाती है, इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो 40 साल में जिन लोगों ने खाई उसका क्या? और अब मेडिकल वाला उसको ऐसे देता है, अभी भी कई लोगों को वो देता है निकाल के, लेकिन छुप करके निकाल के ऐसे देता है, वही ड्रग्स देते हैं ना, वैसे कोकेन वगैरह निकाल के बेचते हैं वैसे, ठीक है, उस तरह से वो भी आदमी छुपा के उसको ले जाता है और फिर चुपके से खा लेता है, फिर भी खा लेता है उसको। तो बहुत सारी प्रतिबंधित दवाइयाँ, तो ये पहले क्यों नहीं पता चली प्रतिबंधित दवाइयाँ? ठीक है, तो ऐसा ही एक एआई का नाम है अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ भी सकता है। अभी 28 तारीख के पेपर में आप देख सकते हो इसको। अल्फा फोल्ड, व्हाट इज अल्फा फोल्ड? अल्फा फोल्ड ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता लगाने की, तो वैक्सीन्स, मेडिसिन्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। जिसको पहले बनने में 10-10 साल, 20-20 साल लगते थे, वो काम घंटों में, घंटों में तो नहीं कह सकते, कुछ दिनों में हो सकता है, अल्फा फोल्ड की वजह से। अल्फा फोल्ड एआई इनेबल्ड, ये एक प्रकार का ड्रग का पता लगाना, ड्रग बनाने में मदद करना, खास करके प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता लगाना। तो जो mRNA वैक्सीन बनी थी और कोरोना की वैक्सीन बनी थी, उसमें इन सब का बहुत बड़ा योगदान था, एआई का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इतनी जल्दी वैक्सीन आ गई थी। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में जो जल्दी कोविशील्ड बना ली थी ना, तो कोविशील्ड हमने नाम रख दिया था, इंडियन नाम उसका, लेकिन वो तो एस्ट्राजेनेका की, ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की वैक्सीन है। रिसर्च तो उसने की ना, हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन हुआ, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ, डिजाइनिंग तो पूरी पूरी उसकी है, हमने तो केवल यहाँ प्रोड्यूस किया है पूना में। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि हमारी है और हम इन्हें, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारी 2 वैक्सीन है, जबकि एक ही है, हमारी एक है, कोवैक्सीन है। ठीक है, लेकिन ये तो क्यों हो पाया, ये इतनी आसानी से क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, वेल नोन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के फोल्ड्स
जो आप तमाम स्ट्रेन को पहचानते थे कि स्ट्रेन बदल रहे हैं, यानी कि अमीनो एसिड शिफ्ट हो रहे होते हैं, बॉन्ड्स चेंज हो रहे होते हैं। तो अमीनो एसिड्स बॉन्ड्स बनाते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो उनके बॉन्ड्स की स्टेज पहले वाले कहाँ थी, ये कौन सी, तो उनको अल्फा, बीटा, डेल्टा ये सब हम लोग नाम देते रहते हैं, कुछ तो भी ओमिक्रॉन नाम दे दिया। तो ये जो वेरिएंट आए थे इतने सारे म्यूटेंट, तो ये म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन का मतलब ये है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो नहीं रहेगा, एकदम से सडनली चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन मतलब सडन चेंज। तो म्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है वो म्यूटेंट है। आ गया समझ में? उसी को हम वेरिएंट कहेंगे इंग्लिश में, उसी को हम बोलते हैं ये वेरिएंट है। म्यूटेंट कोई वेरिएंट, प्रत्यवर्त हिंदी में प्रत्यवर्त वेरिएंट, और म्यूटेंट उत्परिवर्त। तो थोड़ा हिंदी तो शुद्ध है तो उसको रहने ही दो, म्यूटेंट और वेरिएंट। अब कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंट है, जो पहले था अर्लियर था वो अलग था, ये अलग है? तो पता तभी चलेगा जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे। स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो ये दूसरा है, स्ट्रक्चर यदि सेम है तो ये वही वाला है। और कितना डेविएशन हुआ है, यानी फोल्ड्स कितने चेंज हुए हैं, तो वही अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा इसका, मेंस में भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में तो आप अपनी तरफ से तो दे ही सकते हो, ऐसे में दे सकते हो, आप इंटरव्यू में जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एआई जो है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, फ्यूचर की रिसर्च है। अभी भी जिस बच्चे को आगे जाना होता है, दुनिया में आगे बढ़ना होता है, वो इसी फील्ड में जाए तो अगले 20-40 सालों में उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई अपने बच्चों को फिजिक्स में, रिसर्च में, साइंस में कहीं रखना चाहता है, विदेश भेजना चाहता है, तो अब कंप्यूटर का ज़माना वो नहीं रहा, अब मोबाइल का ज़माना वो नहीं रहा, अब सॉफ्टवेयर का वो ज़माना नहीं रहा, अब रहा हेल्थ और इन्वायरमेंट के फील्ड में कौन बढ़िया काम करके बताएगा। अभी एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि जो पॉलीथीन बैन करते हैं वो इतना आवश्यक नहीं है, बल्कि पॉलीथीन को, या जो हम प्लास्टिक बैन की जो बात करते हैं कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देंगे, उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये एक तरह की गलत धारणा है। अब ये गलत धारणा क्यों बता रहे थे, उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण उनका है कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि वसूली होने लगती है, तो प्रोटेक्शन के नाम पर वसूली करने लगते हैं लोग कि हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे क्योंकि तुम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, इतना पैसा दे दो। तो प्लास्टिक तो बैन करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो धड़ल्ले से बिक ही रहा है, वो सब तो हो ही रहा, बल्कि वसूली शुरू हो गई है। और ये सारी वसूली गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से की जा रही है, क्योंकि वही ऐसी दुकानें चलाते हैं छोटी छोटी, और उन्हीं के ऊपर है। बड़ी दुकानों पे तो बोलते हैं वो दूसरा प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक होता है। दूसरा प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक में आपने भेदभाव करके केवल एक को टारगेट कर दिया, यानी गरीब लोगों को पकड़ो। तो ये उनके विचार हैं, मेरे नहीं है, मैं तो प्लास्टिक बैन के साथ ही हूं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि दरअसल क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्लास्टिक को खाने वाला कीड़ा बना दो, बैक्टीरिया बना दो, जैसे ऑयल को खाने वाला बैक्टीरिया बना दिया आपने समुद्र में। अगर टैंकर टूट जाता है, फूट जाता है, तो ऑयल स्पिल जो होता है उसको फिर बैक्टीरिया खा जाता है, तो समुद्र में से ऑयल गायब हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ आपने छोड़ दिया। तो क्या आप कहीं प्लास्टिक के लिए रिसाइकल तो आप करते हो, रीयूज़ करते हो, रिसाइकल करते हो, तो क्या ये नहीं कर सकते कि उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में R&D बढ़ा दें और कुछ पैसा लगाएं और कुछ साइंटिस्ट को थोड़ा सा जिम्मेदारी दें कि 1 साल तक इस पर रिसर्च करो और हमको रिजल्ट लेके आओ, क्या ऐसा बैक्टीरिया दे सकते हो? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये तो करप्शन में जा रहा है सारा का सारा। प्लास्टिक तो बैन हो नहीं रहा, बल्कि लोग जेबें भर रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं। पहले गुंडे करते थे, अब अधिकारी करते हैं, तो ये तो गलत है ना। तो उनका मानना ये है, तो थोड़ा थोड़ा लगता तो है, तर्क तो दमदार है। दूसरा, प्लास्टिक जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, बाद में माइक्रो प्लास्टिक्स बनते हैं, और ये माइक्रो प्लास्टिक्स नदी नालों में इधर उधर सब तरफ से पहुँचते पहुँचते समुद्र में पहुँचते हैं, और जितनी फिश है उससे कई गुना ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स समुद्र में पहुँच चुका है। यानी एक एक फिश जब पानी पिएगी तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स के टुकड़े
चले जाएंगे तो इंटेस्टाइन खराब होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि समुद्र किनारे बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मछलियां मरी हुई मिलेंगी। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से होंगी। और इतनी करोड़ों की संख्या में जो मछलियां मरेंगी तो उसके ऊपर उनके जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, यानी उनके जो प्रीडेटर थे वो सब भी गायब। तो देखा जाए तो पूरा फूड चेन गायब हो जाएगा समुद्र का। तो फिर समुद्रों के हालात क्या होंगे? वहाँ की तो बायोडाइवर्सिटी एकदम खत्म। तो उतनी बायोडाइवर्सिटी को आप फिर कैसे लाओगे? समुद्र में मछलियां मनुष्य डाल सकता है क्या? वहां से निकाल तो लाता है वो खाने के लिए, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन तो उसमें भी होगा ना। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये होने जा रहा है। फ्यूचर में हम भयंकर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और ये सारा प्लास्टिक समुद्रों में पहुंच रहा है, महासागरों में पहुंच रहा है, और महासागर में पहुंच करके खाद्य श्रृंखला का पार्ट बन रहा है, फूड चेन का पार्ट बन जाता है। और उसी फूड चेन में से हम फिशेस कलेक्ट करके, फिशिंग करके, हार्वेस्ट करके मार्केट में बेचते हैं, तो मनुष्य में भी आ रही है। तो जितनी छोटी मछली ने जिंदगी भर में प्लास्टिक खाई है, वो बड़ी मछली ने उसको खा करके एक साथ बहुत सारी मछलियों खाया, तो वो सारी प्लास्टिक बड़ी मछली के पास। और उस मछली को, अगर बड़ी मछली को किसी मनुष्य ने खाया तो वो सारी प्लास्टिक फिर मनुष्य के पास। तो तेरा तुझको अर्पण। तो ये जो है बड़ा खतरनाक है। तो ये सब लौट के आने वाला है। तो मैंने माइक्रो प्लास्टिक का कंसेप्ट दिया आपको, और थोड़ा सा इस पर स्टडी कीजिए। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इन सब चीज़ों को, कंसेप्ट्स को पढ़िए। और प्लास्टिक बैन कितना सही है? केवल कानून बनाने से बात बन सकती है क्या? क्या वाकई में बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सकता है? और अगर क्यों नहीं बनाया जा सकता? ऑयल को खाने वाला बैक्टीरिया जब आपने बना लिया, तो प्लास्टिक को खाने वाला बैक्टीरिया भी बना ही लोगे, और जब वो होगा तो चेंज हो जाएगा। अभी हम उसको रीयूज करने की कोशिश करते हैं, रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी, शेयर करनी थी, ठीक है। और दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो रही हैं और डिक्टेटरशिप बढ़ रही हैं। ये एक बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है पॉलिटी से जुड़ी हुई। तो हर बार मैं बोलता हूँ उसको रिवाइज करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, उससे उसको रिवाइज करते रहिए। पॉलिटिक्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी का क्या हो रहा है, पारदर्शिता कहाँ जा रही है, ठीक है, उनको रिवाइज करते रहिए। फिर और इम्पोर्टेंट चीज़ों में इन्फ्लेशन हमेशा की तरह अभी तक दुनिया भर में इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, भारत में भी नहीं। तो इन्फ्लेशन की समस्या, तो उसके ऊपर जो है हर सप्ताह एकाध कुछ लिखते रहिए इन्फ्लेशन के ऊपर। एक पेज, एक पैराग्राफ, एक पेज जरूर लिखते जाइए, नए आंकड़ों के साथ में जरूर लिखते रहिए। दूसरी चीज़, भारत में बॉटम अप पिरामिड, यानी कि गरीब लोग, भारत के गरीब लोग, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में गरीबी। कई लोगों को, अभी एक फुटवेयर के ऊपर एक रिसर्च थी, आंकड़े जारी हुए थे। रिलैक्सो की जो सेल है, रिलैक्सो चप्पल जो होता है, उसका जो सेल है वो बहुत गिर गया, सस्ती चप्पलों का। तो सस्ती चप्पलों का बहुत जब सेल गिर गया तो लोगों ने रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्चर आए कि सस्ती बोले महंगी चप्पल तो बहुत बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, यानी 2000 वाली, 1500 वाली चप्पल तो बहुत लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जो 50 रुपए की, 60 रुपए की, 30 रुपए की, 70 रुपए से नीचे की जो चप्पल है, 100 रुपए के अंदर अंदर वाली जो चप्पल है, वो बहुत कम बिक रही है, बहुत कम। तो कुछ लोग कुतर्की हैं, उन्होंने एक लगाया कि दरअसल अमीर बहुत हो गए हैं इंडिया में, अमीर इतने ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से जो 1500, 2000 वाली चप्पल बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, और गरीब जो है वो बहुत कम रह गए हैं अब। तो कौन खरीदेगा अब 100 से नीचे वाली? नहीं, समस्या ये है कि रिसर्च में ये सामने आया है कि दरअसल गरीब लोग इतने ज़्यादा हैं कि वो 70 रुपये वाले भी नहीं खरीद पाते, 60 रुपये की भी नहीं खरीद पा रहे हैं, 50 रुपये की भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो एक महिला का फोटो मिंट वाले ने छापा है, लाइव मिंट वाले ने, जाकर के सर्च कर लीजिएगा, चप्पल से ही, चप्पल नाम है CHAPPAL, चप्पल, और रिलैक्सो करके सर्च करेंगे, मिंट, लाइव मिंट, तो आ जाएगा, गूगल पे करिएगा तो पूरा आर्टिकल, उसमें महिला बैठी हुई है
सामने चप्पल रखी हुई है, वो पहनती केवल रात में है ताकि जानवर वगैरह उसको काट ना जाए। दिन में वो चप्पल यूज ही नहीं करती, उसको मालूम है अगर ये घिस गई तो नया खरीदने का पैसा उसके पास नहीं है, और अगर नया खरीदना पड़ा तो बच्चों के खाने में कटौती करनी पड़ेगी, तो नया खरीदने की स्थिति में ही नहीं है। ये इस वजह से चप्पल की बिक्री कम हुई है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला और खतरनाक आंकड़ा। कोविड के बाद गरीबी एकदम से बढ़ी है, भयंकर तौर पे बढ़ी, और लोगों के पास खरीदने के पैसे ही नहीं है जीवन जीना। और ऐसे समय में मनरेगा जो अच्छा खासा कर दिया था मोदी जी ने पहले, अब 60,000 करोड़ ले आए हैं, 40% कम कर दिया मनरेगा का बजट, ये मान करके कि गरीबी समाप्त हो गई है, गांव में रोजगार की जरूरत नहीं है। और मनरेगा में जिन लोगों को काम मिलेगा उनमें भी ई अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्मार्टफोन चाहिए और अटेंडेंस आपकी लोकेशन के हिसाब से वो लेगा। मोबाइल फ़ोन से टावर होता नहीं, इंटरनेट कई बार गांव में चलता नहीं उतना प्रॉपर, और अगर वो नहीं हुआ तो आपका काम बेकार है, आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। ये बहुत खतरनाक, मतलब एक तरह से ये तो अत्याचार है। एक आदमी जो है वो फ़ोन के माध्यम से अटेंडेंस होगी। करप्शन रोकने के लिए अच्छा है कि फ़ोन के माध्यम से ई अटेंडेंस, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और 150 रुपया दोगे आप, मतलब, और वो भी 60,000 करोड़ कर दिया आपने 1 लाख करोड़ का, जैसे कोई भारत बहुत अमीर हो गया है। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। गरीबी भयंकर मात्रा में बढ़ी है, गरीबों की संख्या बहुत बड़ी है भारत में, ऐसे ऐसे रिसर्च है। ये दिक्कत है, इसको समझना पड़ेगा। दरअसल यहां इस देश का संचालन कौन लोग कर रहे हैं, किस मानसिकता के लोग कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। संचालन करने वाले लोगों को जमीनी हकीकत पता ही नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, गरीब लोगों में क्या हो रहा है। कितने लोगों ने खाने की चॉइस जो है वो छोड़ दी, जो मिल रहा है उसको कैसे खा रहे हैं, उसी को दोबारा कितने लोग खा रहे हैं। सुबह का बचा हुआ शाम को कितने लोग खा रहे हैं। कितने लोग खाना खरीदने में सक्षम नहीं है। और गरीब कल्याण योजना जो थी जिसमें फ्री अनाज मिलता है, दिसंबर में बंद हो चुकी है, दिसंबर 2022 में बंद कर दिया। नए बजट में तो कुछ है ही नहीं इस टाइप की चीज। मनरेगा कम हो गया है। गांव में जिन लोगों ने दुकानें खोली थी उनमें भी कंपटीशन बढ़ा है। खेत बेच करके कुछ लोगों ने दुकान लगा ली, क्योंकि अब वो शहर काम करना नहीं जाना चाहते। एक बार डिमोनेटाइजेशन में भाग के आना पड़ा, और दोबारा फिर कोविड में घर भाग के आना पड़ा। तो शहर 2 बार छोड़ा उन्होंने, 2 बार उनको चमका दिया है। तो एक प्रकृति ने चमका है, एक मोदी बाबा ने चमका है, तो 2 बार चमक गए वो। अब तीसरी बार वो हिम्मत नहीं कि कोई नया लफड़ा ना आ जाए, इसलिए वो गांव में खेत बेचा, दुकान खरीदी। अब उन्होंने भी दुकान लगा ली, कंपटीशन बढ़ गया, उससे भी बिक्री कम हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, सारे मुद्दे हैं। भारत की गरीबी के ऊपर जरूर बनाइएगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपीएससी तो कम्युनिस्ट ही रहेगा, अभी लिखेगा वो ऐसा ही। यूपीएससी का पेपर अभी कम्युनिस्ट ही बनाएंगे। ये जो उच्च वर्ग की विचारधारा, अमीर वर्ग की विचारधारा, अडानी अंबानी की विचारधारा अभी पेपर बनाने लायक हुई नहीं। इनके बच्चों को, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं और इनके बच्चों को आप 1 महीने पहले भी अगर पेपर ला के दे दो ना मेंस का, तो ये लिख नहीं सकते उसको। इसकी पूरी लाइब्रेरी उठा के ले जाके रख दो वहाँ, तो देख देख के तो वैसे ही फेल हो जाता है आदमी। यहाँ तो दिमाग से लिखना होता है, देख के लिखने का तो टाइम ही नहीं होता, वैसे ही क्वेश्चन छूट जाते हैं। देख के तो कोई लिख ही नहीं सकता यूपीएससी में। 1 महीने पहले पेपर दे दो इन नेताओं के बच्चों को, एक बच्चा पास नहीं हो सकता इनका, और ये खुद भी पास नहीं हो सकते। 1 नंबर के निकम्मे, अनपढ़ और मूर्ख लोग हैं जिनको जमीनी सच्चाई नहीं पता। ये देश क्या है यही नहीं पता उनको। ये देश क्या है, किन लोगों से मिलकर बनता है, क्या सच्चाई है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति, क्या मानसिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति, कुछ नहीं पता है उनको। एक भ्रम में जी रहे हैं। इस वजह से ऐसे नीति निर्माण है, ऐसे नियम है, ऐसी। आप 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। 80 करोड़ लोग उस जगह पर हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर चप्पल खरीदने का मौका दे दिया ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैसे ही ट्रिकल डाउन में विश्वास करते हैं। अमीर आदमी का इतना पेट भर दो कि वो फिर टपकाना शुरू करेगा, तो नीचे वालों तक कुछ तो पहुंच ही जाएगा। ट्रिकल डाउन।
अरे 80 करोड़ लोगों को कुछ पैसा दे दो, 80 करोड़ लोग जिस दिन चप्पल खरीदने निकल जाएंगे तो सारी इंडस्ट्री चल जाएगी चप्पल की और सबकी। अमीरों तक पैसा कितना पहुंचेगा? उल्टा वो अमीर को तार देंगे अगर उनको पैसा, इतना पैसा जितना अडानी अंबानी और अमीरों को दिया ना इस देश के, टैक्स माफ किया और इतना, अगर 80 करोड़ लोगों को दिया होता और अगर वो मार्केट में निकल जाते तो मार्केट की रौनक होती, जीएसटी कितना आता और टैक्स कितना आता और कितना कुछ इंडस्ट्री चल जाती, उन सबको फिर रोजगार देना पड़ता, युवाओं को तो युवाओं का रोजगार लग जाता। यही तो होता है ना, इसी को तो बोलते हैं डिमांड साइड की सरकार या सप्लाई साइड की सरकार। मानसिकता क्या है? सप्लाई साइड की सरकार। सप्लाई साइड की सरकार होने से वो अमीर आदमी से आप अपेक्षा लगा रहे हो कि इसको मैं इतने लाख करोड़ रुपए दे दूंगा तो यहाँ उद्योग लगाएगा, रोजगार देगा। सबसे पहले वो दुनिया के अलग अलग देशों में मकान खरीदेगा, ताकि भारत में से जब मैं भागूंगा तो कहाँ छुपूंगा, अपने बेटों को बच्चों को कौन से देश में रखूंगा। इस देश की सरकार अगर मान्यता नहीं देगी तो मैं इस देश में भाग जाऊंगा, वहाँ पे भी पहले से मकान, वहाँ का आधार कार्ड, वहाँ की नागरिकता, उसकी व्यवस्था करेगा। वो यहाँ के लोगों का कुछ करना ही नहीं है, उसको मालूम है इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ पैसा डालना मतलब बेकार ही है, मतलब फटी हुई जेब है और उसमें आप पैसा जमा करते जा रहे हो, वो सारा गायब होता जा रहा है। अमीर को पैसा देना इस देश में पैसा बर्बाद करना है, पानी में फेंकना है। वो इस देश का उद्धार कर ही नहीं सकता। अमीर कभी भी भलाई करने के लिए भलाई करने की मानसिकता वाला आदमी अमीर होता ही नहीं है, अमीर बन ही नहीं सकता। वो अमीर बनता ही तभी है जब वो चोर होता है और भलाई करने की मानसिकता नहीं होती है, और चोरी की मानसिकता होती है, भ्रष्टाचारी मानसिकता होती है, लोगों को लूटने की मानसिकता होती है। तभी हमारे गुरुजी ने लिखा है, ईमानदार और उदार व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ईमानदार होगा और जिसका दिल बहुत बड़ा होगा, उदार होगा, लिबरल माइंड का होगा, वो कभी अमीर हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईमानदारी से कभी पैसा आ भी गया तो उसका दिल ऐसा है कि वो बांट देगा, दूसरों में बांट देगा, वो तो अमीर कहां से हो जाएगा? अमीर होगा बेईमान और वो आदमी जो संकीर्ण सोच का है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने लिए करना चाहता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता। तो इस मानसिकता के अमीर को यदि आप सरकार का भंडार पकड़ा दोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने दोगे, तो लेके भागेगा ना भाई। वो तो दूसरे देश में अपने मकान बनाएगा, वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ के गरीबों की किसको चिंता है? 80 करोड़ लोगों को खरीदने लायक बना दो, ये जो पैसा आप उनको दे रहे हो, इतना 80 करोड़ लोगों को पकड़ा दो, ये मार्केट में अगर खरीदने निकल गए सब लोग, तो मार्केट तो चमन हो गया ना। मिडिल मैन, व्यापारी, ऊपर जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको 3-3, 4-4 फैक्ट्रियां लगानी पड़ जाएंगी। तो फिर उनमें लोग काम करने वाले लगेंगे, तो फिर रोजगार लग जाएगा युवाओं का, फिर उनको सैलरी मिलेगी, तो फिर वो और खरीदने निकलेंगे। तो यही तो तरीका है ना चक्र चलाने का। उल्टा नहीं, अमीर को दोगे तो अमीर नौकरी देगा, नौकरी देगा तो फिर ये आदमी खरीदेगा। ये वो नौकरी देना ही नहीं है उसको। जितना जितना एआई बढ़ता जाएगा, जितना जितना रोबोटिक्स बढ़ता जाएगा, रोबोट काम करने लग जाएंगे, वो आदमी को लगाएगा ही नहीं, रोबोट को लगाएगा। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 40 चौकीदार की जरूरत है, तो वो तो सीसीटीवी लगाएगा ना। 100 सीसीटीवी लगा देगा, 40 चौकीदार की पोस्ट खत्म। 100 सीसीटीवी वो काम कर देंगे। वो क्यों सैलरी देगा? देना ही नहीं है उसको। अपनी पूंजी से करे ना, वो उद्योग खड़ा करे, अपनी पूंजी से करे। सरकार की पूंजी से क्यों? पब्लिक की पूंजी से क्यों? अपनी पूंजी से अमीर बनो ना तुम, खुद की पूंजी से। सरकार का आइडिया, सरकार का पानी, सरकार की जमीन, सरकार की बिजली, यानी पब्लिक की। बल्कि सरकार जानबूझ करके किसी एक कंपनी को पीछे रखते हैं, जैसे बीएसएनएल को पीछे रखा जियो को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जानबूझ के उसको कंट्रोल करना। यानी कि रेस जब लगने लगी तब एक को धक्का दिया, खाना दिया, रास्ते में उसको बल्कि बाइक पे बिठा के आगे तक छोड़ के आ गए, और एक को पकड़ के रखा, तू भागना भी शुरू नहीं करेगा, और अब बोल रहे हैं कि रेस में वो जीत गया। ये तो पागलपन है, ये कोई प्रॉपर रेस थोड़ी हुई है।